जो पिक ऑफ द डे है वो हॉस्पिटल का एक दिग्गज प्लेयर है और कंपनी का नाम है नारायण हृदयालय। इनफैक्ट अनिल जी, इन्होंने कल एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की है कि इन्होंने एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल खरीदा है करीबन 200 करोड़ के लिए। हमारा मानना है कि इस एक्विजिशन से करीबन 350-400 करोड़ का रेवेन्यू अगले 2 साल में बढ़ेगा। और वैसे भी कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस पहले क्वार्टर में दिखा है, करीबन 111 करोड़ का प्रॉफिट पहले तिमाही में दिखा है। पिछले साल करीबन 3700 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 350 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो काफी बड़ा प्लेयर है। हमको लग रहा है कि स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में अभी भी निवेश के मौके हैं और यहाँ पे हमने देखा है एक्विजिशन का दौर अभी काफी हॉस्पिटल्स में चल रहा है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम कोई रखता है तो 850-860 का एक अच्छा टारगेट प्राइस मिलेगा। और दूसरा शेयर अनिल जी जो QSR स्पेस में हमको पसंद है, वो काफी टाइम से कंसोलिडेट हो गया है, वो होगा देवयानी इंटरनेशनल। मैं समझता हूँ कि QSR स्पेस में काफी हद तक प्राइसिंग पावर अभी वापस आ चुकी है, नॉर्मल सी हुई है। तो दोनों डाइन आउट एज वेल एज जो ऑनलाइन एक्टिविटीज है वो काफी बड़ी है। और देवयानी इंटरनेशनल का जो फ्रेंचाइजी है वो KFC का है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने पहले क्वार्टर में डिक्लेयर किया था। तो मुझे लग रहा है कि 225-230 देवयानी इंटरनेशनल भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। तो ये दूसरा स्टॉक मेरी तरफ से। तो देवयानी इंटरनेशनल ये भी एक वो स्टॉक है जो हमारे स्पेशल 25 में रहा है। बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी, ग्रोथ जबरदस्त है। यहाँ पर 230 के टारगेट के साथ खरीदारी करने की राय अविनाश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। नहीं, डेफिनेटली। इनफैक्ट दीपांशु, देखिए मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की नॉर्मल से भी मार्केट में आ रही है और जिस प्रकार का कंजम्पशन स्पेंडिंग बढ़ रहा है, रिटेल प्लेयर्स के लिए डेफिनेटली अच्छी बात है। और वी-मार्ट रिटेल में तो मुझे लग रहा है कि कल के डील के बाद कुछ ना कुछ डेफिनेटली और एक्यूमुलेशन या बाइंग आ सकती है। हमको लग रहा है कि ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो टायर 2 टायर 3 मार्केट्स में ज्यादा प्रेवलेंट है और जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर किसी का 1.5-2 साल का नजरिया है, स्लाइटली लॉन्गर टर्म, तो डेफिनेटली अगर थोड़ा स्टॉक गिरावट में मिलता है तो एक्यूमुलेट करना चाहिए। रिटेल स्पेस हमको काफी पसंद है और बड़े में ऑफकोर्स डी-मार्ट काफी बड़ा काम कर रहा है, बट टायर 2 टायर 3 मार्केट्स में वी-मार्ट रिटेल जैसे प्लेयर्स को काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। देखिए मुझे लग रहा है कि वैल्यू क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक बेटर चॉइस रहेगा, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो दूसरे टायर कंपनी से बिल्कुल अलग है। ऑफ टायर सेगमेंट में, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में वहां पे ज्यादा प्रेवलेंट है और इनका ज्यादातर जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। एक ही दिक्कत है कि इनका काफी बड़ा एक्सपोजर यूरोपियन मार्केट्स पे है और दीपांशु, जैसे सभी को पता है कि यूरोप अभी फिलहाल एक खराब सिचुएशन से गुजर रहा है और यहाँ पे अगर इकोनॉमी में कोई बड़ी रिसेशन की पॉसिबिलिटी आती है तो डेफिनेटली बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो मेरे ख्याल से ऐसे शेयर्स को गिरावट में आपको खरीदना चाहिए जब ऑब्वियसली एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल। यहाँ पे अपसाइड भी उतनी तेजी से आएगी। तो डिस्पाइट द काइंड ऑफ नेगेटिव हेडविंड्स हमको लग रहा है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, प्रोवाइडेड व्यू थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म। देखिए मुझे लग रहा है कि पावर स्टॉक में अगर हम बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस है वहां पे हमको लग रहा है कि KEC इंटरनेशनल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छा है और अभी एक्सपोर्ट मार्केट में वापस टर्न अराउंड आया है। तो KEC विल बी अ बेटर चॉइस। मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ भी इस साल काफी अच्छी रहेगी, तो अराउंड 390-400 अगर किसी को खरीदना भी है तो मुझे लग रहा है कि KEC इंटरनेशनल एक अच्छा विकल्प होगा, जहां पे कम से कम साल भर में आपको 18-20% अपसाइड मिलने की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी लग रही है। दीपांशु, एग्जैक्ट रीजन तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि देखिए कमोडिटी प्राइसेस थोड़े नरम हो चुके हैं। कम से कम पिछले 2 क्वार्टर से अगर इनका जो मेन रॉ मटेरियल है लेड और जिंक, ये सॉफ्टनिंग साइंस दिखा रहा है, तो इसका डेफिनेट इम्पैक्ट पॉजिटिवली इन दोनों कंपनीज पे आएगा। अमरा राजा की बात करें तो देखिए अभी भी इस कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव है, बिल्कुल कर्ज ना के बराबर है। प्लस अर्निंग्स ग्रोथ जो पिछले 1-2 साल से थोड़ी सी रुकी हुई थी, होपफुली अगर रॉ मटेरियल की कीमतें कम होती है तो इसका फायदा इनको जरूर मिलेगा। और प्लस रेलवे और इंफ्रा स्पेस में जो इंडस्ट्रियल बैटरीज है वहां पे अमरा राजा का काफी बड़ा एक्सपोजर है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें वैल्यूएशंस में अभी काफी अट्रैक्टिव लग रही है। अमरा राजा ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म वैल्यू निकल के आ रही है। तो ऑब्वियसली उसमें शायद थोड़ी सी अपसाइड मार्केट ने देखी है, बट ओवरऑल लॉन्गर टर्म पिक्चर देखे तो मैं समझता हूं कि बैटरी कंपनीज को बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर अगर ठीक ठाक चलता है तो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट और OEM जो बैटरी सेल्स है वो भी काफी अच्छी तरह से आने वाले साल में बढ़ेंगे।
लग रहा है कि डिलीवरी एक ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी है जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी का यूज काफी सिग्निफिकेंटली करते हैं और ओवरऑल हमको लग रहा है कि अभी भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन इनके अगर कैश फ्लोज देखें तो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं। मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए लॉजिस्टिक स्पेस में काफी अच्छी रिटर्न्स देने की क्षमता ये कंपनी रखती है, बट नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का रखना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जिस प्रकार के नंबर्स आ गए हैं इससे हमको लग रहा है कि शायद स्टॉक में ऐसी कोई बड़ी री रेटिंग आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन हाँ, अगर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ का टाइम फ्रेम है तो जिस प्रकार से इकोनॉमी बढ़ रही है इसका फायदा लॉजिस्टिक कंपनी जैसे डिलीवरी को जरूर मिलेगा। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए जितनी भी पिटाई इस स्टॉक में हुई थी वो मेरे ख्याल से हो गई है, और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज दीपांशु ये है कि ये जो एसेट अपने पास रखते हैं वहां पे बैड डेट्स की क्षमता बहुत कम होती है। इसीलिए मैं समझता हूं कि देखिए एट दिस लेवल रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली अच्छा तो है ही, बट डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी है। ऐसी कंपनीज में जो गोल्ड ये कंपनी अपने ब्रांचेस में रखती है, गोल्ड एक ऐसा एसेट है जहां पे वेरी कम चांसेस होते हैं कि कस्टमर कोई लॉस करे, क्योंकि इनके पास गोल्ड एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा एडवांटेज इस बिजनेस में कि बैड डेट्स और एसेट क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को खरीदना है तो मैं समझता हूँ 100 और 105 में एक अच्छी वैल्यू बन सकती है, प्रोवाइडेड आपका टाइम फ्रेम कम से कम 6 to 12 मंथ्स है। यहाँ पे मोमेंटम तब शुरू होगा तब जब गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि गोल्ड प्राइस जब गिरता है तभी इन कंपनीज को भी थोड़ा बहुत एक नेगेटिव सरप्राइज या नेगेटिव सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके शेयर प्राइसेस में भी गिरावट आती है। अविनाश जी, कुवैत की जजीरा एयरवेज से इन्हें एक ऑर्डर मिला है, मैं और डिटेल्स निकालने की कोशिश करता हूँ, बट रेट गेन पर कोई राय सर आपकी? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु इस साल दैट इज FY23 में मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग है, और ये एविएशन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत बड़े प्लेयर है, और बेसिकली SaaS वाले कंपनी है जो बेसिकली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस काम करती है, तो बहुत प्रॉफिटेबल है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली करंट लेवल पे वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, ऊपरी लेवल से स्टॉक गिर भी चुका है। इस मार्केट में मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक बढ़ रही है, डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में इस कंपनी की डेफिनेटली अर्निंग्स क्वालिटी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली खरीदने लायक स्टॉक है लंबी अवधि के लिए। देखिए, पूरा QSR स्पेस दीपांशु मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रांगली अभी पोजिशनड है। कोविड खत्म हो चुका है, नॉर्मलसी आ चुकी है, और इनके जो नए CEO है उनका काफी अच्छा बैकग्राउंड ई-कॉमर्स सेक्टर में है। तो मार्केट ये अनुमान लेके चल रहा है कि इनके आने के बाद नए प्रोडक्ट्स प्लस जिस प्रकार की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है कंपनी की, वो काफी अच्छी तरह से इंप्रूव होगी। तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली इसमें थोड़ा निवेश कर सकते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पिछले 2 साल काफी चैलेंजिंग थे इन कंपनीज के लिए, पर पूरा QSR स्पेस में कम से कम 25-30% सालाना ग्रोथ अगले 2-3 साल के लिए रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक रहेगा। पांचू, देखिए मुझे लग रहा है कि सबसे बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड आपको नेवल कंपनीज में मिलेगा, जैसे मजगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है। मुझे लग रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL, ये सारी अच्छी कंपनीज है, लेकिन इसमें प्राइस काफी सिग्निफिकेंटली भाग चुका है। रही बात भारत डायनामिक्स की, तो ये भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन प्राइस रिवॉर्ड रेशियो शायद अभी इस लेवल पे थोड़ा अनअट्रैक्टिव है। अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो ये खरीदना चाहिए, लेकिन नेवल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि मजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड, इनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो इन्वेस्टर्स को इस सेगमेंट पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। और एक कंपनी गार्डन रीच बिल्डर्स, ये भी एक नेवल कंपनी है, तो यहाँ पे भी अगर निवेशक चाहे तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि मल्टीपल्स रीजनेबल है, अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, और ऑर्डर बुक कम से कम 1.5-2 साल के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी देने के सक्षम है। कोई राय रखते हैं आप इस पे? मुझे लग रहा है कि अनिल जी, जैसे आपने कहा कि लिस्टिंग गेन्स पे पैसा बुक करना चाहिए, हालांकि ये कंसेप्ट स्टॉक है। मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा तेजी जब आपको एक दिन में मिलती है तो ये मुनासिब होगा कि थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट एक बार कर ले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए इतना वैल्यूएशन कंफर्ट भी नहीं रहेगा। जो भी कंपनी ऐसे प्राइस पे लिस्ट होगी, मार्केट डेफिनेटली इस पे ज्यादा प्रेशर लगाएगी कि अर्निंग्स ग्रोथ इस कंपनी की आएगी नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से तो एटलीस्ट फर्स्ट हैंड पे तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आगे कंपनी के जैसे फाइनेंशियल्स पैन आउट होंगे उसके बाद हम फ्रेश रिव्यू ले सकते हैं। एक बार जरा अविनाश जी GNFC पर राय दीजिए अपनी। इनफैक्ट अनिल जी, देखिए GNFC में अभी भी जो फंडामेंटल्स है वो इंटैक्ट है। कंपनी की जो मैनेजमेंट कमेंट्री है, स्पेशली उनका जो मेन प्रोडक्ट है TDI, वहां पे उन्होंने कहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए ग्लोबल प्राइसेस काफी स्ट्रांग रहेंगे, और यूरोप के प्रॉब्लम होने के कारण काफी ऐसे प्लांट्स है
जो TDI बनाते हैं वहां पे क्लोजर की पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब है कि ग्लोबली ये प्रॉब्लम होने के कारण इंडियन कंपनी जैसे GNFC को काफी बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अभी भी जिनके पास है वो होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर किसी को खरीदना है और कम से कम साल भर का नजरिया लेना है तो कम से कम 850 850 का एक फर्स्ट टारगेट बनता है। तो डेफिनेटली फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला काउंटर है और अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इवन करंट लेवल से बन सकती है। अविनाशी है हमारे साथ तैयार और अविनाशी से लेते हैं उनकी 10 की कमाई की पसंद का शेयर बताएं सर। अनिल जी 10 की कमाई का स्टॉक फ्रंटलाइन बैंकिंग शेयर है जो कंपनी का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमको लग रहा है कि बहुत समय तक स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अगर बैंकिंग एज अ सेक्टर देखे तो हमको लग रहा है कि इस साल क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी 13-14% हो चुका है। बैंकिंग बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, उनके सारे जो सब्सिडरीज है जैसे कि SBI कार्ड्स है, SBI लाइफ है, SBI AMC है, ये सारे बिजनेसेस इस साल बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बहुत सम ऑफ पार्ट्स को लेके या कोर बिजनेस को लेके की बात करें तो एसेट क्वालिटी के लेवल भी बहुत कम लेवल्स तक आए, तो यहाँ से डेफिनेटली एक खरीदने का मौका बनता है। मेरे ख्याल से अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया कोई रखता है तो बैंकिंग में SBI अच्छी तरह से आउट परफॉर्म करेगा। हमारा टारगेट प्राइस यहाँ पे करीबन 600 रुपया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली खरीदने की चेष्टा करे। डेफिनेटली स्लोली और स्टेडीली मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंकिंग में ये अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगी। परफेक्ट। SBI खरीदे 600 के टारगेट के लिए 10 की कमाई का स्टॉक अविनाश जी की तरफ से।